19 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। क्या नीतीश कुमार को आगे किया जाएगा? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं पहले दिन से कह रहा था कि अगर कांग्रेस 3 राज्य जीत जाती, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं आसान हो जाता, क्योंकि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट होती, वो गठबंधन को दरकिनार करती और 2024 में राहुल बनाम मोदी में मोदी आगे बढ़ जाते। लेकिन 3 राज्य जीतकर बीजेपी ने क्या अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्या नरेंद्र मोदी ने अपने 3 बड़े दुश्मन खड़े कर लिए हैं? लग तो यही रहा है। सोचिए, तेलंगाना में और मिजोरम में तो बीजेपी का कुछ नहीं हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने चुनाव जीतकर अपनी मुसीबतें बढ़ा तो नहीं ली है। रमन सिंह एक बड़े नेता हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तीसरी बार उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, एक ट्राइबल मुख्यमंत्री बनाया गया। तो क्या बीजेपी ये मैसेज देने में कामयाब रहेगी और क्या रमन सिंह के भीतर घास से वो खुद को बचा लेगी? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का भी पत्ता कट गया, एक यादव समाज के शख्स को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस पर मुझे कांग्रेस का पाप याद आता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बीजेपी अगर आज चुनाव जीत रही तो उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। सोचिए किस तरह से अरुण यादव जो हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और पूरा 5 साल उस शख्स ने संघर्ष किया था और बीजेपी को कांग्रेस ने हरा दिया था। लेकिन इन वक्त पर कांग्रेस ने एक सवर्ण खत्री को अपना मुख्यमंत्री कमलनाथ को चुन लिया, जो बाद में कुछ ही समय बाद उनकी सरकार गिर गई और वो मुख्यमंत्री भी नहीं रह पाए और ओबीसी के अरुण यादव को हटा दिया गया। उसका नतीजा भुगतना पड़ा इस बार के चुनाव में। एक तो कांग्रेस ने अरुण यादव को साइड कर दिया था, कमलनाथ मुख्यमंत्री भी बन गए, अध्यक्ष भी बन गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ क्या हुआ वो आप सब जानते हैं। उसके बाद ओबीसी को टिकट देने में भी इतनी गड़बड़ियां की गई कि ओबीसी ने उनसे बदला लिया और वो चुनाव में हार गए। बीजेपी ने पूरे देश में ओबीसी पर नज़र बनाकर एक मुख्यमंत्री ओबीसी कमेटी का बनाया है, लेकिन सवाल है कि जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है वो काम आएगा। सवाल है कि शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या उनका भीतरघात बीजेपी झेल पाएगी? सोचिए, आज उन्होंने कह भी दिया कि मैं दिल्ली जाना पसंद नहीं करता हूं, मैं दिल्ली से मांगने से अच्छा है मर जाऊंगा। इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, मुश्किल तो होने वाली है। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग करने की नरेंद्र मोदी कोशिश करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियाँ बीजेपी को छोड़ के सवर्णों को बढ़ाती है, यहाँ तक कि SC ST OBC की लीडरशिप वाली पार्टियाँ, अखिलेश यादव हो, चाहे BSP हो, चाहे RJD हो, JDU हो, वो हिंदुत्व की राजनीति करना चाहती है। लेकिन बीजेपी खालिस SC ST OBC और जाति जनगणना की राजनीति कर रही है। वो भले जाति जनगणना न करवा रही हो, लेकिन उसे पता है कि SC ST OBC को कैसे साधना है और इसलिए मान्यवर कांशीराम साहब के फॉर्मूले को वो अमली जामा पहना रही है। अब राजस्थान में एक ब्राह्मण कैंडिडेट दिया गया है जो ब्राह्मण समाज से CM होंगे, पहली बार चुनाव जीते हैं। वहाँ एक दलित को डिप्टी CM बनाया गया है। वहीं दिया कुमारी जो है उनको भी डिप्टी CM बनाया गया है। लेकिन सवाल है कि क्या वसुंधरा राजे जो है जो 2024 में चुप बैठ जाएंगी? राजनीति में ऐसा होता नहीं है जो आपको दिखता है। सोचिए, लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के संस्थापकों में से एक थे, जब मौका मिला नरेंद्र मोदी को तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह उनको साइड कर दिया गया। वैसे नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को साइड करने के लिए काफ़ी मशहूर हैं, माने जाते हैं और उनके रास्ते में जो भी आता है उनको हटा दिया जाता है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो सवाल है कि क्या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी से के बदले अपने आइडिया पर भरोसा कर रहे हैं, वो लोगों तक पहुंच रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, SC ST OBC को लेकर जितनी धारणाएं बन गई है, इस 6 महीने में तो धारणा खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत धारणा बन गई है। खासकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ मजबूत धारणा बन गई है कि उनके राज में सवर्णों का बोलबाला है। दलित, पिछड़े, आदिवासियों को नौकरियों में, रोजगार में, हर जगह जातिवाद का सामना करना पड़ रहा है। पूरे देश में जातीय वर्चस्व जो है वो चरम पर है और खासकर जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनके साथ बहुत ही बदसलूकी हो रही है। दिलीप मंडल इसलिए नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते हैं कि अगर वो सचमुच में दलित, पिछड़े, आदिवासी के हितैषी हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो या दिल्ली का सेंट स्टीफेन हो, इन सब में आरक्षण का प्रावधान करके दिखाए जिनको माइनॉरिटी अल्पसंख्यक दे रखा है।
तो कांग्रेस के तमाम गलतियों को नरेंद्र मोदी और बीजेपी ठीक करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन सवाल वही है कि क्या पार्टी के भीतर घास से वो बच पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि गडकरी के रिश्ते तल्ख हैं, ये सब जानते हैं। शिवराज सिंह चौहान चुप तो नहीं बैठेंगे, राजनीति में कोई चुप नहीं बैठता है। वहीं रमन सिंह और उसके बाद वसुंधरा राजे वो नेता हैं जिनकी बगावत की स्टाइल जो है वो लुकी छुपी नहीं रही है। उन्होंने खुलकर बीजेपी के अमित शाह और नरेंद्र मोदी से पंगे पाले हैं, और आज जब मुख्यमंत्री का, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो बने, उनका नाम दिया गया चिट्ठी में, तो वो सन्न रह गए। इसका मतलब है कि न तो शिवराज खेमे से मुख्यमंत्री बदला जाना और खेमे का मुख्यमंत्री होना, दोनों में अलग अलग बातें होती है। तो रमन सिंह खेमे का भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, चाहे किसी और को, या फिर शिवराज सिंह चौहान का भी नहीं, या फिर वसुंधरा राजे का भी नहीं। इसका मतलब है कि सब कुछ दिल्ली से तय हो रहा है। पार्टी आला कमान, पर्यवेक्षक, ये तो एक बहाना है, ये सब तय है कि दिल्ली से तय हो रहा है, और दिल्ली से अमित शाह और नरेंद्र मोदी तय कर रहे हैं, सोशल इक्वेशन 2024 का प्लान देख रहे हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं लेना का देना पड़ जाए, क्योंकि 3 बड़े रीजनल क्षेत्रीय नेता को आप बाईपास करेंगे तो इसका एक बड़ा मैसेज जाता है। सवाल है कि 2024 में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दम पर चुनाव जीतने की स्थिति में होंगे। ये सब कुछ निर्भर करता है इंडिया गठबंधन पर और कांग्रेस पर। क्या कांग्रेस दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को एक साथ लाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार को फ्री हैंड देना पड़ेगा, बीएसपी को अपने साथ लाना पड़ेगा, बीआरएस को भी लाना पड़ सकता है। और सोचिए, तेलंगाना में आरएस परवीन हो या मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हो या डिप्टी सीएम हो, सब जाके केसीआर से मुलाकात कर रहे हैं। ओवैसी के भाई से जिस तरह से प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, तो नज़दीकियाँ तो बढ़ रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, 2024 में इतना आसान नहीं होने वाला है मोदी जी का। वहीं बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका संसद का ये वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो सोचिए, पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग भी हूटिंग करते हैं जब विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग की जो भर्ती की प्रक्रिया है, चुनाव आयोग का जो चयन की प्रक्रिया, उसको लेकर संसद में एक नया बिल लाया गया है, और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बदले कोई कैबिनेट मिनिस्टर को इस पर रखा जाए, उसको लेकर उस पर बहस हो रही है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है अगर इंडिया गठबंधन ठीक से काम किया। लेकिन ये सब कुछ 19 तारीख को तय हो जाएगा। दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल बैकफुट पर है, और बीजेपी में अंदरूनी बगावत भी शुरू हो सकती है, क्योंकि 10 साल का समय लंबा समय होता है, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुगबुगाहट तो कम से कम तेज हो गई है। नितिन गडकरी के साथ उनके रिश्ते तल्ख हैं, ये सबको पता है। अब शिवराज सिंह चौहान पहले से ही आडवाणी खेमे के माने जाते थे, उनके साथ भी तल्खी बढ़ेगी, रमन सिंह के साथ भी तल्खी बढ़ेगी, और वसुंधरा राजे तो हो सकता है खुल के बगावत भी कर दे। लोग लिख भी रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान हो या वसुंधरा राजे हो, 6-6 महीने तक ये लोग इंतजार कर सकते हैं, उसके बाद कोई बड़ी बगावत हो सकती है, रमन सिंह की भी बगावत हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग लोकसभा को अपना हथियार बनाएंगे। ये लोग तब तक चुप रहेंगे जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाता है। अगर लोकसभा चुनाव में इन तीनों नेताओं ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी को डेंट लगा दिया, इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी का दौर खत्म होगा। और जब केंद्र में नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ते हैं, उसके बाद भले बीजेपी के जो ये चुने हुए मुख्यमंत्री जो आला कमान ने तय किया, उसके खिलाफ रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे मोर्चा खोल सकती हैं। और 6 महीने के बाद 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में अपनी सत्ता बचा लेते हैं तब तो ठीक है, अगर सत्ता नहीं बचा पाते हैं तो फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों जो नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह, ये 2-2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2-2, 3-3 बार, और इनकी अपनी पकड़ है और इनके विधायकों पर नज़र है। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा संग्राम होगा 2024 का, और उसी पर तय होगा कि 2024 में अगर नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब होते हैं, तभी रमन सिंह और वसुंधरा राजे या शिवराज सिंह चौहान चुप बैठेंगी। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर केंद्र के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बड़े चैलेंजेस सामने आएंगे। तो
लोकसभा चुनाव तक तो ये बैठेंगे, लेकिन सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव में वसुंधरा, शिवराज और रमन सिंह काम करेंगे? उनको फायदा क्या होगा? उनका तो फायदा तभी होगा जब नरेंद्र मोदी की पकड़ ढीली पड़ेगी और 4.5 साल उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल पूरा करने के लिए उनके पास बचेगा। तो असली पार्टी तो अभी शुरू हुई है। मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र की चक्की महीन पिसती है, लेकिन पिसती जरूर है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या नरेंद्र मोदी 2024 तक अपनी पकड़ बनाए रखेंगे? क्या 2024 में दोबारा उनकी वापसी हो जाएगी? कास्ट इक्वेशन को वो साध रहे हैं, सोशल जस्टिस को वो साध रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी या ओबीसी नेता से उनका 2024 में पाला पड़ता है, और अगर इंडिया गठबंधन सही में काम करती है, जिसको मैं फिर कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन का जो आइडिया है ममता बनर्जी, नीतीश कुमार या अखिलेश यादव का, कि जो जहां मजबूत है उसको वहां लड़ने दिया जाए। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लीड करने दिया जाए, पश्चिम बंगाल में ममता लीड करें, यूपी में अखिलेश यादव या बाकी लोग लीड करें, बिहार में आरजेडी जेडीयू लीड करे, और दक्षिण भारत में कांग्रेस लीड करे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लीड करे, वहाँ वो उनको मौका देंगे क्योंकि उनके पास मजबूत पार्टी है। उसी के बाद हनुमान बेनीवाल हो या चंद्रशेखर आज़ाद हो या बीएसपी हो या बीआरएस हो, इन दलों को भी कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में लाना होगा। तो आमने सामने का मुकाबला होगा, तभी बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। ट्रायंगुलर मुकाबले में बीजेपी के पास कास्ट इक्वेशन भी है और हिंदुत्व का भी वोट है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, सब कुछ निर्भर करता है 19 तारीख की बैठक पर, इंडिया गठबंधन का क्या रूपरेखा होता है। लेकिन सवाल है कि 3 राज्यों में कांग्रेस से ज़्यादा मुश्किल बीजेपी लिए अपने लिए खड़ी कर ली है, क्योंकि तीनों जो उसके पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो लगता नहीं है कि वो आराम से बैठेंगे। तो 2024 का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगी, या वो 4.5 साल के अपने कार्यकाल के लिए तभी उनको मिल सकता है जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सत्ता पर पकड़ ढीली हो और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पकड़ ढीली हो जाए? तो मुश्किलें आसान नहीं होंगी। राजनीति में सब चलता रहता है, आगे और आपको शानदार चीज राजनीति देखने को मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, 2024 का चुनाव दिलचस्प होगा और कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी ही इस देश का प्रधानमंत्री होगा। वहीं लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सवाल है कि पहले टर्म के ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री बनाने से बीजेपी को फ़ायदा क्या हुआ है राजस्थान में? मुझे लगता है किरोड़ी लाल मीणा हो या अश्विनी वैष्णव हो या फिर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हो, ये इनमें से बेस्ट ऑप्शन हो सकते थे। उनके साथ ऐड ऑन वोट हो सकता था। जनरल कैटेगरी के और ब्राह्मण समाज का वोट तो पहले से ही बीजेपी को जाता है। तो बीजेपी एक मैसेज देना चाह रही है कि कहीं जनरल कैटेगरी के लोग बीजेपी की तरफ ना जाए, ऐसे तो वो जा नहीं सकते हैं। तो फिलहाल राजस्थान में ब्राह्मण समाज का मुख्यमंत्री देकर बीजेपी ने अपने लिए कुछ ऐड ऑन नहीं किया, लेकिन तीनों जगह उनकी मुसीबतें ज़रूर खड़ी हो गई हैं। चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे रमन सिंह हो या वसुंधरा हो, वो तीनों तभी तक चुप बैठेंगे जब तक 2024 में मोदी जो है वो वापसी नहीं कर पाते हैं। और वापसी करने की राह में भी रोड़ा अटकाएंगे ज़रूर, इतना तो तय है। आप किसी का मुख्यमंत्री पद छीन लीजिएगा तो 10-15 लोकसभा सीट डेंट करने की कोशिश तो वो करेंगे ही। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या मोदी को ये चाल उल्टी पड़ेगी या उनका सोशल इक्वेशन काम आ जाएगा? आपकी राय बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।